दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और ये क्लास 10 मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर है और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को कवर करेंगे। अब ऐसा भी बात नहीं है कि आप क्लास 10th में हैं तभी इस वीडियो को देखें। अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप मान के चलिए किसी अन्य चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और इसे आपको पढ़ना है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम बारीकी लेवल से, एकदम ग्राउंड लेवल से चीज़ों को समझाना शुरू किए हैं। ठीक है, बाकी बात इसके आगे जो वीडियो जाएंगी उसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। क्लास 10th वालों के लिए तो भाई ये स्पेशल है ही, क्योंकि इस वीडियो में हम NCERT के सवाल सॉल्व करने वाले हैं और जितना भी वीडियो हम बनाते हैं, जो भी सवाल सॉल्व करते हैं, सभी NCERT के ही होते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। ओके, तो क्लास 10 वालों के लिए भी है और साथ में अगर अदर चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर सिलेबस में ये चीज़ है तो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में। और हाँ, एक्सरसाइज 3.1 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन ही केवल, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में है दम थोड़ा, ठीक है, बनाना पड़ेगा और साथ में ग्राफीय रूप में भी हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा, निरूपित करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, साथ में देखिए दूसरा नंबर सवाल, यहाँ पर भी वही ग्राफीय विधि वाला हाल है, फिर यहाँ तीसरा नंबर में भी यही हाल है। तो इस तरह से टाइम तो जरूर लगेगा, ऐसा बात नहीं है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए और एकदम ग्राउंड लेवल से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम एक एक चीज़ समझिए, ठीक है, और एकदम माइंड को रिफ्रेश करके इस वीडियो को देखिए, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि भाई इसके आगे जो भी वीडियो जाएंगी इससे थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर मतलब रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, ये अगर आप एक्सरसाइज या फिर इस वीडियो को सही ढंग से आप देख लेते हैं तो आगे आपको समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा, एकदम मज़ा आएगा, फ्लो जैसा, रटने वाला विधियाँ नहीं भाई। अगर हमको मतलब क्या बताएं, जितना वीडियो लंबी हो रही है ना, उससे मतलब अगर उसको 4 से डिवाइड कर दें, मान के चलिए 1 घंटा का वीडियो है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम 15 मिनट में हम ये तीनों सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 15 मिनट में मात्र, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि वही रटन वाला हाल हो जाएगा, कहाँ से कौन सी चीज़ें आई है ये समझ में ही नहीं आएगा। बाकी बात 10% 20% जो तेज़ तरार लड़के होंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो कमज़ोर हैं या फिर जो मिड कैटेगरी के हैं उनको दिक्कतें होंगी। इसीलिए सबको ले दे के चलना है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीखेंगे आप ज़रूर। चलिए सब बकवास हटाइए, बहुत देर तक हम आप लोगों के साथ बकवास करने लगते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आखिरकार इस चैप्टर का नाम ये वाला क्यों रखा गया, कुछ तो वजह होगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ पर डिपेंडेंट तो जरूर होगा भाई, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जो उसका नाम होता है उससे भी कई राज खुलते हैं, तो उस राज को पहले यहाँ पर खोलने का प्रयास करते हैं आखिरकार ये कह क्या रहा है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। तो 3.1 में है, इसके आगे और भी आएंगे। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दो चर लिखा गया। क्या लिखा गया है? दो चर। अब चर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक होती है चर संख्याएं और एक होती है अचर संख्याएं। चर संख्याएं उस संख्याओं को कहते हैं जिसका मान मतलब फिक्स नहीं रहता है, उसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। क्लियर, जैसे कि ABCD XYZ ये सब क्या वेरिएबल नंबर है, क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं है। हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान के चलिए हम आपको कहेंगे कि आज मैंने अपने मोटरसाइकिल में X लीटर पेट्रोल डलवाया, X लीटर पेट्रोल डलवाया। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि भाई X लीटर पेट्रोल मतलब क्या, 1 लीटर की, 2 लीटर की, 3 लीटर की, 4 लीटर, मतलब आपको समझ में तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसका मान फिक्स ना हो, बस उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं चर संख्या। बस यही आपको समझना है। जैसे XYZ ABC ये सब क्या है, चर संख्या है। अब अचर संख्या होती है जैसे कांस्टेंट नंबर, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 बोले। जैसे हम बोलेंगे कि मार्केट से हम 10 kg आलू खरीद के लाए हैं, तो भाई 10 kg है तो है, हमको पता चल जाता है कि भाई हाँ 10 kg इतना होता है और वो लाए हैं। लेकिन अगर बोलें कि X kg आलू लाए हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो X kg बोलेंगे तो वो चर संख्या के अंतर्गत हुआ, और अगर 10 kg बोले तो वो अचर हुआ, कांस्टेंट हुआ, उसका मान फिक्स है, वो बदल नहीं सकता है। अब 10 को क्या आप 11 लिख सकते हैं क्या? 10 बराबर 11 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएटेड होती है। चलिए, तो यहाँ पर संख्याएं नहीं पढ़ा रहे हैं, बस केवल टॉपिक को समझा रहे हैं, समझना है आपको। तो दो चर वाले, तो यहाँ पर दो चर रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा, जैसे XY। ठीक है, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में XY का प्रयोग करेंगे। हालांकि YZ भी हम लोग कह सकते हैं, MN भी कह सकते हैं, AB भी कह सकते हैं, लेकिन भाई ये परंपरा से चली आ रही है XY। ठीक है, XY, और जब 3 चर वाला का बात होगा तो Z ले लेते हैं, XYZ। क्लियर, तो दो चर का मतलब यहाँ क्या हुआ, XY, बस यही समझना है।
वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण के विषय में थोड़ा मोड़ा आपको याद आ रहा होगा। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका नहीं, चर संख्या का। यदि चर संख्या का अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हम सारा चीज बताए थे आपको। क्लियर? अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है आपको। अगर लग रहा होगा अटपटा सा तो फिर टेंशन नहीं लेना है भाई, पूरा बारीकी से चर्चा करेंगे। जैसे होता है ना कि अगर मान के चलिए शुरू में आप नया मान के चलिए कि मोटरसाइकिल, मतलब कभी जीवन में देखे नहीं थे, आपके सामने मोटरसाइकिल खड़ा कर देंगे, आप बोलेंगे कि भाई ये सब कुछ आप सीख गए, जान गए या फिर जानने का प्रयास किए, तो अचानक नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे जब चलाइएगा, कहीं बिगड़ेगा, खराब होगा, उसको फिर बनाइएगा, बनवाने के लिए जाइएगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते लेते जो है तब समझ में आएगा अच्छा मोटरसाइकिल है एक्चुअली ये, और मोटरसाइकिल में ये सब चीज़ें होती है। तो बस पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो फिर चीज़ें तो स्पष्ट हो जाएंगी कि भाई इस टॉपिक में क्या था, है कि नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी जरूर रखना है, ठीक है। चलिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया। अब युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। क्लियर? तो यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे जिसमें x और y रहेगा। क्लियर? और युग्म यानी कि जोड़ा, यानी कि दो समीकरण कुल मिलाकर के रहेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, सवालों को सॉल्व करेंगे तब। चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम सामान्य रूप का बात करते हैं कि भाई ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसका सामान्य रूप किस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं सामान्य रूप। अगर सामान्य रूप देखें दोस्तों तो यहां पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ हो जाता है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोस्तों ये इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिक्कत तो भाई आपको बहुत सारी हो सकती है, हम आपका दिल का जो बात है वो समझ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, इस तरह करके ऐसे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं सामान्य रूप। ये मतलब जनरल रूप है, ठीक है। मतलब इसी तरह से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे। अब समस्या ये है कि भाई यहाँ पर a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, x y क्या है, ठीक है, a2 b2 c2 क्या है। आप तो जान रहे हैं कि x y यहाँ पर चर संख्या है, ये तो फिक्स है भाई, जिसका मान फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर a1 b1 c1 ये जो सब जो है ना, एक्चुअली ये सब वास्तविक संख्या है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ a1, यहाँ a1 है, फिर यहाँ b1 और यहाँ c1, b1 c1 ये समीकरण 1 में है, 1 में है इसीलिए 1 1 1 सब में लगा हुआ है, ठीक है। फिर समीकरण 2 में देखिए क्या चीज़ है, a2 b2 और c2, ठीक है। यहाँ पर जब लास्ट में लिखा था तो यहाँ तथा लिख दिया, तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर में 0 और a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर बराबर में 0 नहीं है। क्या है? नहीं है। यहाँ पर बराबर में नहीं होगा, यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों का तब, ठीक है। जब मान के चलिए कि बराबर स्क्वायर कर रहे हैं और 0 मिल रहा है तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हैं, सिंपल सी फंडा है, ऐसी बातें हैं दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या पे कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए a1 के जगह पर हम ले लिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मान के चलिए कि हम इस a1 के जगह पर ले लिए 3 या फिर मान के चलिए 2 ले लिए, और यहाँ x है तो x रहेगा ही रहेगा, प्लस b1 के जगह पर हम ले लिए मान के चलिए कि 3 और यहाँ y हो गया, ओके, 2x प्लस में 3y, और c1 के जगह पर ले लिए -5, क्या ले लिए
-5 बराबर में क्या हो गया 0, हो गया, कहानी खत्म। C1 ऐसा नहीं कि प्लस प्लस में है तो पूरा समीकरण में प्लस ही रहेगा, माइनस भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। अब चलिए समीकरण 2 को भी हम यहाँ पर A2 B2 C2 की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या रख देते हैं। ये जो 2 है 3 है -5 सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर। चलिए A2 की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सपोज कीजिए कि यहाँ पर है x केवल है, क्या है x, और B2 की जगह पर समझिए -4 है, -4 और यहाँ y है तो y रहेगा ही रहेगा, और C2 की जगह पर सपोज कीजिए कि +10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दो समीकरण है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है भाई, दो चर वाले है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक चर दो चर, दो चर, एक समीकरण में दो चर मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। यहाँ पर भी देखिए एक चर दो चर मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। और साथ में देखिए x का अधिकतम पावर 1 है, y का भी अधिकतम पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर अधिकतम 1, y का भी पावर अधिकतम 1। इसका मतलब कि ये रैखिक समीकरण भी है। तो कुल मिलाकर के इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और जब दोनों दो समीकरण एक साथ दिया रहेगा तो फिर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसे लेकर के आपको चिंता होगी कि भाई यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस में b1 स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0 लिखे हैं, या फिर a2 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा क्यों लिखे हैं? यहाँ पर दोस्तों बात यह है, a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कारण है इसका, यहाँ पर कुल मिलाकर के बात यह है कि a1 और b1 दोनों 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह है, ये जो यहाँ पर चीज लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि a1 और b1 ये दोनों 0 नहीं हो सकते। एक 0 हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों 0 होंगे तो फिर वो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। सिंपल सी फंडा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। हाँ, एक 0 अगर हो गया गलती से तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर a1 है, यहाँ पर क्या है a1 है, अब a1 के जगह पर हो गया 0 तो यहाँ 0 रहेगा, 0 को गुना x करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के ये टर्म खत्म, बच जाएगा ये वाला। अब मान के चलिए b1 के जगह पर है 15 और ये हो जाएगा y, और c1 के जगह पर मान के चलिए है 100 बराबर में 0। तो ये भी दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो एक ही चर मौजूद है y केवल, इसको कैसे कह दीजिएगा? लेकिन जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, जो सामान्य रूप है, उसमें सिंपली कहा गया है कि भाई a1 और b1 यानी जो x का गुणांक है और जो y का जो गुणांक है वो दोनों 0 नहीं होना चाहिए। दोनों, एक 0 हो सकता है लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कभी y 0 रहे, x यहाँ पर वैल्यू रहे। ठीक है, तो ये वाला भी जो है कभी कभी जो है समीकरण युग्म जो है आपको जब बनाएंगे क्वेश्चन को तो इस तरह से भी समीकरण मिलेंगे। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, सपोज कीजिए पहला एग्जाम्पल हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से भी हो सकता है, सपोज कीजिए रहेगा -x प्लस में y बराबर में रहेगा 9, तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, एक समीकरण ये वाला हुआ। चाहे समीकरण नहीं मानिए, क्या दिक्कत है उससे? क्लियर। चलिए एक समीकरण ये हुआ, एक चर दो चर इसमें मौजूद है, x का अगर गुणांक पूछा जाएगा तो -1, y का गुणांक अगर पूछा जाएगा तो 1, और ये वाला तो भाई c का वैल्यू है। चलिए अब मान के चलिए एक समीकरण और रहेगा इसी तरह से, x बराबर में 8। तो ये भी दोस्तों दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ओके, क्योंकि इस x बराबर 8 को हम 0 × y प्लस x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। ओके, बात समझ आई? तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको चीजें एकदम धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आप ये समीकरण जो हम बार बार कह रहे हैं, भाई इसका मतलब होता क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, समझना पड़ेगा कि ये समीकरण जो हम लोग ये सब क्या क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ ये सब काम देगा, है कि नहीं? इसे जानना बहुत ज़रूरी है और मज़ा भी आता है जानने में। चलिए दोस्तों, तो इसी चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं। मान के चलते हैं एक समीकरण है हमारे पास, चाहे फिर जो भी समीकरण हो, नहीं चलिए रेड ही लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का संभावित
ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, ऐसे मान के चलिए जो एक्चुअली जो हम समीकरण लिखे हैं ना, यहाँ पर जो समीकरण का जो जोड़ा है, जो युग्म आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली जब उसको हम प्लॉट करेंगे किसी प्लेन में तो आपको एक रेखा मिलेगा, एक सीधी रेखा। समीकरण से क्या मिलेगा आपको? दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या मिलेगा? सीधी रेखा मिलेगा। सिंपल सी फंडा है। तो यहां पर युग्म का बात किया जा रहा है, जोड़ा का बात किया जा रहा है, तो भाई दो दो रेखाएं आपको मिलेंगी। तो पहला कंडीशन तो ये है, सबसे पहला कंडीशन में जो रेखाएं हैं वो इस तरह से हो सकती है। पहला कंडीशन तो ये हुआ कि पहला समीकरण का सपोज कीजिए कि पहला समीकरण का ये वाला रेखा है और दूसरा समीकरण का ये वाला रेखा है। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। ये क्या हुआ? पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों? दोनों रेखाएं जो है एकदम पैरेलल हो सकती है। क्या हो सकती है? पैरेलल, यानी कि समांतर। जैसे कि मान के चलिए कि ये पहला रेखा है और ये दूसरा रेखा है। जो एक्चुअली यहाँ पर समीकरण लिखे हैं, जैसे कि मान के चलिए ये वाला समीकरण लिखे हैं, ठीक है, ऊपर वाला, तो समझिए कि हो सकता है कि ये वाला रेखा होगा या इस तरह से होगा, जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के वो सीधी रेखा ही रहता है। अभी हम निरूपण करना सीखेंगे, आपको चिंता नहीं करना है कि किस तरह से निरूपित किसी भी समीकरण को किया जाता है, ठीक है। तो या तो इस तरह से आपको मिलेगा जब हम युग्म का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का संभावित ग्राफीय निरूपण देखते हैं, तो या तो इस तरह से मिलेगा, या तो फिर दोनों रेखाएं एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रहेंगी, ठीक है, जिसको हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि मान के चले इस तरह से, और इसी के ऊपर जो है समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है, यानी समीकरण 1 का भी यही रेखा है और समीकरण 2 का भी यही रेखा है। क्लियर? अब इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे ये तो सेकंड नंबर हो गया और ये क्या हो गया? थर्ड नंबर हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और दोस्तों दूसरा नंबर में यहां पर क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। समांतर कहने का मतलब जो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस होगा वही यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक, यहां तक, हर जगह समान होगा। आप इससे दोनों लाइन को एकदम अनंत तक ले जाइए लेकिन कहीं भी टच करने वाली नहीं है, उसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं कहने का मतलब कि भाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। क्लियर? बस यही बात है। तो इस तरह से संभावित ग्राफीय निरूपण हो सकता है किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। बस इतना ही आपको समझना है। भाई ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या चीज होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर ये सब का मतलब देखें तो यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। एक्चुअली ये क्या? सरल रेखाएं होती है। क्या होती है? सरल रेखाएं। सरल रेखाएं होती हैं। बस जैसे कि ये वाला समीकरण है तो एक सरल रेखा होगा, इससे एक सरल रेखा होगा, तो इस तरह से जितने भी होंगे, ठीक है, हर दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा ही होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। और एक बात और भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे मान के चलिए यहीं पर बताने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे एक समीकरण है मेरे पास, वो है 2x प्लस में 3y = 5। अब दोस्तों इस समीकरण में एक बार गौर कीजिए, यदि हम x का मान 1 तथा y का मान अगर 1 रख दें तो क्या होगा? यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस में अगर y की जगह पर भी 1 रखेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा? 5। 2 × 1 यानी 2, प्लस में 3 × 1 यानी कि 3, बराबर में क्या है? यहाँ 5, यानी 3 2 5, 5 बराबर में 5। इस तरह से आ गया। या फिर अगर इस तरह से तो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, LHS बराबर में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़ है? 2x प्लस में 3y। जिस तरह से आपको दिखाना हो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स 1000 तरीके से बनता है। x की जगह पर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 3, और y की जगह पर यहाँ 1 रखना है तो 1 होगा। तो 2 एकम 2 और प्लस में 3 एकम 3, तो 3 2 कितना हो गया? 5। अभी जो 5 आया एक्चुअली ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि 5 के बराबर है। तो दोस्तों जब भी हम x और y का मान रखें
और मतलब बराबर आ जाए, जो भी बराबर की इधर में है उसके बराबर यदि आपको मिल गया तो समझिए कि वो चीज़ें, यानी जो x का जो मान है 1 और ये जो y का मान है 1, एक्चुअली यह जो बिंदु है, एक्चुअली ये जो 1 और 1 जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक तरह का बिंदु है किसी चतुर्थांश में, ठीक है। तो जो इससे रेखाएं बनेंगी, जो रेखा बनेगी, मान के चलिए यहां पर ये जो रेखा बन रही है दो चर वाले रैखिक समीकरण से, तो जो रेखा बनेगी उस रेखा में कोई बिंदु होगा, बस यही बताता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है, ये जो 1 1 आपको मिला है, x का मान 1 y का मान 1, x का मान 1 y का मान 1 रखे थे, तो उस समय LHS बराबर में RHS आ गया था। तो एक्चुअली क्या है, एक हल है, हल। और इस हल का मतलब हुआ कि वो जो है इस दी हुई समीकरण के रेखा में कहीं ना कहीं मौजूद है। और आपको ये भी पता है कि भाई किसी भी लाइन में अनंत बिंदुएं होती है, एकदम अनंत बिंदुएं से मिलकर के बनी होती है, एकदम सीधी रेखा में होती है। जब अनंत बिंदुएं होती है भाई, तो अगर हम x का मान y का मान अपने से रखते जाएं ऐसी बहुत सारी मान होंगी जो 5 के बराबर हो जाएंगी। अब जब 5 के बराबर हो जाएंगी तो वो एक्चुअली क्या है, हर बिंदुएं होंगी। रियलिटी में क्या होंगी, वो हर बिंदु होंगी। बस हमारी एकदम समझ में आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी बात धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना ही आपको समझना है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप करेंगे नहीं और क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन मिलेगा उसको आप ग्राफीय रूप में प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर सवाल में क्या लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। बोला गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? हाँ बिल्कुल है भाई। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो समीकरण हम लिखे हैं ये बीजगणितीय रूप में है, ठीक है, बस यही समझना है। और ये जो यहाँ पर समीकरण इस तरह से हम दिखाए हैं ये क्या है, ग्राफीय रूप है कुल मिलाकर के। तो हमें ये जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, ये जो कंडीशन दिया गया है उसको क्या करना है दोस्तों, समीकरण बना करके और उस स्थिति को क्या करना है, ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है। समीकरण बना दिए, इसका मतलब बीजगणितीय रूप में तो दिखा ही दिए, साथ में उसी हम बीजगणितीय जो समीकरण है उसको ग्राफीय रूप में दर्शा देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सी फंडा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसी स्थिति में हम लोग करते क्या हैं, चलिए यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। इसे यहाँ पर अफदार अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि आफताब का वर्तमान आयु जो है x है, तो यहाँ लिखेंगे माना आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है, तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। हम मान लेंगे कि जो वर्तमान आयु है ना आफताब का x वर्ष है, x की जगह पर 40 वर्ष हो सकता है, 30 वर्ष, 32 वर्ष, जितना भी होगा हम मान लिए, और उसकी पुत्री का आयु हम मान लिए y वर्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर लिखते हैं। चलिए अब यहाँ दोस्तों एक कंडीशन दिया गया है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले अगर आफताब का आयु x वर्ष है अभी वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 वर्ष पहले आफताब का आयु, 7 वर्ष पहले कितना होगा, मान लीजिए अगर अभी 30 साल है तो 7 साल पहले 23 साल होगा, हम 30 में से 7 घटा देंगे, तो वर्तमान आयु एक्चुअली x वर्ष है, तो x में से हम 7 को घटा देंगे तो इतना वर्ष होगा 7 साल पहले का आयु। अरे नहीं समझ में आया यार, क्या एकदम सिंपल सी चीज़ है। मान के चलिए कि मेरा उम्र अभी, चाहे आपका उम्र हो रहा है 20 साल, कितना हो रहा है 20 साल,
तो 7 साल पहले आपका उम्र कितना होगा, 20 - 7 यानी कि 13 साल, है कि? तो वही कंडीशन यहाँ पर, जैसे वर्तमान आयु आफ्ताब का है x वर्ष, अब 7 वर्ष पहले का बात की जा रहा है, तो x में से 7 घटा देंगे तो इतना वर्ष है, सिंपल सी फंडा है। तथा उसकी पुत्री का आयु, उसके पुत्री का आयु में भी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई y - 7 ही होगा, इतना वर्ष। भाई जितना वर्ष पहले, अगर हम मान के 7 साल पीछे चले जाते हैं तो हम तो गए ही गए, साथ में भाई जिससे हम कुछ बातें कर रहे हैं वो भी तो, उसका भी तो उम्र पीछे चला जाएगा, है कि नहीं। 7 वर्ष अगर पहले का बात करेंगे भाई, जितना मान के चलिए मेरा अभी हो रहा है 40 साल, आपका हो रहा है 30 साल, तो 7 साल पहले का अगर बात करेंगे हम लोग तो आपका उम्र कितना होगा, 30 में से 7 घटाएगा 23 साल। अगर मान के चलिए मेरा 40 है तो 7 साल घटाएंगे तो मेरा 33 साल। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। भाई प्रश्नानुसार क्या है भाई, देखिए एक्चुअली ये जो आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा था, क्या कर रहा था पता है, 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष पूर्व का तो आयु हम निकाल दिए, लेकिन ये कहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले जो आफ्ताब का आयु जो था ना, उसके पुत्री की आयु से 7 गुना था। अब उस चीज को देखिए किस तरह से हम लोग इक्वेशन में ढाल देंगे। 7 वर्ष पूर्व ये आफ्ताब का आयु कितना है, x - 7 है, तो इसका जो आयु है, आफ्ताब का जो आयु है, एक्चुअली उसके पुत्री की आयु कितना है, y - 7, इसका 7 गुना था, इसका 7 गुना, तो इसी का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 से गुना कर देना पड़ेगा, तो यह एक समीकरण बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। लिखा गया था यहाँ पर ये स्टेटमेंट, उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, इसे समझना आपको बहुत जरूरी है। 7 वर्ष पूर्व का पहले हम दोनों का आयु निकाल लिए, उसके बाद में जो कह रहा था कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो भाई ये जो आफ्ताब का जो आयु है ना, वो अपनी पुत्री के आयु से या फिर पुत्री के आयु का 7 गुना था, तो इसके साथ 7 गुना होगा। कई लोग जो है इसके साथ 7 गुना कर देते हैं, अरे आफ्ताब का आयु तो भाई इतना तो है ही, उसको 7 गुना कर दीजिएगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। इक्वेशन फिर बैलेंस का हुआ, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसका जो पुत्री का आयु है 7 वर्ष पहले, उसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तब इक्वेशन जाकर के बैलेंस होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको, तो x माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर में 7 को गुना y से करेंगे तो हो जाएगा 7y, 7 को गुना -7 से करेंगे तो 7 7 49। ओके, यहाँ पर इस तरह से आपको कंडीशन मिला। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर अगर हो जाता है तो ठीक है, चाहे फिर क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ x हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो 7y बराबर के इधर है, एक्चुअली अगर इधर लाएंगे तो माइनस में 7y हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 7y, बराबर के इधर है तो इधर लाएँ तो इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो गया, और इधर माइनस में 7 है, बराबर को लाएंगे तो +7 हो जाएगा, और इधर -49 है, -49, और इसको बराबर किधर लाए तो +7, यहाँ घट जाएगा, 49 में 7 तो 42, और वो माइनस में, तो बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा -42। इसको मान लीजिए समीकरण मान, यहाँ पर देखिए ये समीकरण मिल गया 7 वर्ष पहले के कंडीशन में। एक समीकरण आपको यहाँ मिला, 2 चर वाला रैखिक समीकरण मिला। एक समीकरण और मिलेगा, यहाँ पर एक चीज और बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले 3 वर्ष बाद ये दोनों का उम्र कितना होगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का आयु बराबर में कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान आयु तो x है, और 3 वर्ष बाद तो x + 3 हो जाएगा, यानी वर्तमान आयु में 3 साल ऐड हो जाएगा। मान के चलिए अगर मेरा उम्र हो रहा है 40 साल, तो 3 साल बाद कितना होगा 43 साल, जोड़ देंगे, वही यहाँ पर जोड़ दिए तो इतना वर्ष होगा। तथा उसकी पुत्री का आयु बराबर में y + 3 वर्ष, क्योंकि भाई उम्र जो है, समय जो है सबके लिए बराबर होता है, ये तो पता है। तो अगर 3 साल के बाद इसका उम्र 3 साल बढ़ जाएगा तो इसको पुत्री की भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब प्रश्नानुसार,
अब दोस्तों प्रश्नानुसार क्या है, बोला गया था कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं यानी कि आफ्ताब, यानी कि x + 3, ये जो है वो अपने पुत्री की आयु से 3 गुना रह जाएगा, यानी 3y + 3। बस यही बात है, मतलब जो स्टेटमेंट था उसको यहाँ पर बदल दें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में 3 को गुना y से कीजिए, 3y हो गया और 3 तिया 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x, 3y को इधर लाइए तो माइनस में 3y हो जाएगा, माइनस में 3y क्योंकि प्लस में है भाई, बराबर में 3 को अगर उधर ले जाएंगे तो यानी कि 9 है तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर x माइनस में 3y बराबर में 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। इसको मान लीजिए समीकरण 2। दोस्तों यहाँ पर 2 समीकरण मिल गया, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको कुल मिलाकर के मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन समीकरण को यहाँ पर रेखा के रूप में दर्शाना है कि भाई किस तरह से वो रेखाएं इस ग्राफ में मौजूद हैं। क्लियर? चलिए समीकरण को पहले यहाँ पर नोट आउट करते हैं। x - 7y क्या है, x - 7y बराबर में है -42। इसको समीकरण 1 माना गया है कि नहीं। और समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x - 3y = 6, x - 3y = 6, इसको समीकरण 2। ये तो समीकरण 2 है ही, वहाँ तो माने ही है कि नहीं। समीकरण 1 के लिए सारणी, अब देखिए यहाँ सारणी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 1 में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ चलिए पहले इस तरह से एक सारणी बना लेते हैं। इस तरह से सिंपली आपको टेबल बनाना है, ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है। ओके। अब दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 में क्या चीज़ है, x माइनस में 7y बराबर में क्या चाहिए, -42 है। यहाँ x बराबर में क्या कीजिए, x बराबर में हो जाएगा दोस्तों -7y को इधर लाइए तो 7y माइनस में क्या चीज़ हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए ये मशीन गन है, यहाँ पर डालिए ये अपने आप निकलेगा, यहाँ पर पुश कीजिए ये अपने आप देगा वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मतलब कि x या y को इधर रखना है, बाकी बात तीर खींच के सब इधर ले आना है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। नया नया अगर होगा तो आपको लगेगा कि यार क्या क्या ऐसा हो रहा है, सब समझ में आएगा भाई, एकदम दिक्कत नहीं लेना है। बाकी बात तो आपको बता ही रहे हैं ठीक ठाक से, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, y का मान अपने से रखिए। y का मान अगर मान के चलिए हम रखेंगे 0, तो 7 से 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और x का मान -42 आएगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ -42 बहुत बड़ी नंबर हो जा रही है, इसीलिए हम यहाँ y की जगह पर 0 नहीं लेंगे, हम ऐसा लेंगे y का मान ताकि जो x का भी मान निकले वो भी छोटा ही रहे। 4, 5, 3, 2, 7, 8 तक भी आएगा तो चलेगा, लेकिन 12, 15, 17, 18 आएगा तो दिक्कत हो जाएगा उसको ग्राफ में दर्शाने के लिए, इसलिए हम छोटा ही नंबर लेंगे। बाकी बात भाई सरल रेखा एक बार खिंचा गया तो खिंचा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों y की जगह पर हम क्या लें, चलिए मान के चलिए हम अगर लेंगे 6, y की जगह हम 6 ले लिए, 6 लिए किसके जगह पर, y की जगह पर। तो 6 को गुना 7 से करेंगे तो 6 से हो जाएगा 42। अब 42 अगर यहाँ हुआ तो 42 में से 42 जाएगा कितना बचेगा, 0, यानी x का मान हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर 0। आप इसको दिखा भी सकते हैं, जैसे मान के चलिए x बराबर में 7, y के जगह पर हम माने 6, तो यहाँ y के जगह पर हो जाएगा 6, माइनस में हो जाएगा 42, और 7 हो जाएगा दोस्तों 42, 42 में से 42 गया तो बच गया 0, 0 किसका मान हुआ, x का मान, यानी जब y का मान 6 तो x का मान 0। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये हुआ एक चीज़, तो यहाँ पर एक बिंदु हम फाइंड आउट कर लिए कि भाई इस समीकरण में ये 0 और 6 मौजूद है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ओके, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ और भी हम बिंदु को फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी बिंदु को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप क्या जी 7 7 49, यहाँ y का मान 7 ले लीजिए, जैसे x बराबर में 7 गुना में क्या हो जाएगा 7, माइनस में हो जाएगा 42। ओके, तो 7 7 हो जाएगा 49, माइनस में हो जाएगा 42, 49 में से 42 घटाइए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी जब हम y का मान रखेंगे 7 तो भाई x का भी मान आएगा 7। अगर आपको 2 पॉइंट पता चल गया ना तो उतना ही खैर काफ़ी होता है, इसके आगे भी अगर आपको पता नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चलिए एक पॉइंट हम और फाइंड आउट कर लेते हैं तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी बात 2 पॉइंट तो आपको फाइंड आउट करना ही होगा। चलिए एक पॉइंट हम और कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको समझ में आवे। मान के चलिए वाई की जगह पर रख देंगे 6, अच्छा 6 नहीं रखेंगे 5, तो हो जाएगा x बराबर में यहाँ 7 गुना में हो जाएगा 5 और माइनस में हो जाएगा 42, तो 7 बचे हो जाएगा 35 और माइनस में 42, 35 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा -7। तो जब हम जब y का मान रखें 5, y का मान रखें 5 तो x का मान क्या चाहिए आया -7। इतना दिखा दिए काफ़ी है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 में क्या चीज़ है, x माइनस में 3y बराबर में 6 है। आपको एक वेरिएबल को रखना, चाहे y को रखिए चाहे x को रखिए, जिसको रखना कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ x एकदम सीधा से दिख रहा है तो x को इधर ही रखते हैं, बराबर में 6, इधर माइनस में 3y तो बराबर किया जाएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, टेबल जो है सिंपली आपको बना लेना है। यहाँ x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर x और y का मान रखते जाना है और मशीन गन जैसा चीज़ें निकलते जाएंगी अपने आप। जैसे मान के चलिए अगर हम y की जगह पर 0 रख दिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 गुना 3 से करेंगे 0 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी x का मान आ जाएगा 6 कुल मिला करके, ठीक है। अगर y का मान अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। चलिए इसको 9 भी ले लेते हैं। मान के चलिए अगर 1 नहीं रखिए, ठीक है, 1 रखते हैं, यहाँ 9 आ जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो खैर देखते हैं। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा दिखाने में दिक्कत होगा, इसीलिए क्या करेंगे हम थोड़ा सा माइनस वाली संख्याएं लेंगे। जैसे मान के चलिए अगर y की जगह पर रखेंगे -1 तो -1 को गुना, जैसे मान के चलिए 6 है प्लस में यहाँ 3 और यहाँ रख देंगे -1 तो यहाँ हो जाएगा 6 और 3 को गुना -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3। यानी कि अगर हम y का मान -1 रखते हैं तो x का मान एक्चुअली हमें 3 मिलता है, ठीक है। और मान के चलिए अगर x का मान y का मान अगर -2 रख दिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में से यानी x का मान यहाँ पर कुल मिला करके 0 हो जाएगा। ओके, आप करके देख सकते हैं, अगर y का मान -2 रखिएगा तो फिर x का मान 0 आएगा। तो इस तरह से 2 टेबल आपका बन गया। अब देखिए किस तरह से हमें इस चीज़ को निरूपित यहाँ पर करना है। सबसे पहले आप मान लीजिए ये वाला है x एक्सिस, ठीक है, सीधा अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम समझा रहे हैं आपको, सीधा रहे टेढ़ा लेकिन समझना एकदम सीधा है, ठीक है। चलिए इस तरह से है, ये है x एक्सिस, ठीक है, इधर x है तो इधर x डैश हो जाता है और ये वाला y है तो इधर y डैश रहता है। ओके, चलिए दोस्तों अब समीकरण 1 पर नज़र डालिए। सबसे पहले क्या कीजिए, समीकरण 1 पर नज़र डालिए। समीकरण 1 में ये जो टेबल है, x का मान 0 तो y का मान 6, यहाँ पर एक्चुअली 0 0 रहता है भाई, यहाँ पर जो है ये जो मूल बिंदु है ये 0 है, ठीक है। अब x का मान 0 है, यानी इस x में देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं कि भाई जो x एक्सिस है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 1 है एक्चुअली, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसी तरह से। और अगर इस ये जो 0 वाला पॉइंट है इधर जाएंगे तो -1, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, इस तरह से है। ये उधर ऊपर जाएंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ठीक है। इधर जाएंगे तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, इसी तरह करके आगे जाएगा। क्लियर? तब दोस्तों देखिए यहाँ x का मान 0 है भाई, 0 यहाँ पर x और y का मान तो जो है 0 ही रहता है। तो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है, 6। तो y का मान देखिए y एक्सिस में देखना पड़ेगा, y का मान 6 किधर है, यहाँ पर है। मतलब एक पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया। और इस पॉइंट का आप नामकरण भी कर सकते हैं 0 6, x वाला लिखिए पहले और बाद में y वाला 0 6, इस पॉइंट का नामकरण कर दिए। अब दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों 7 7 है, क्या है 7 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अब पहले जाएंगे x एक्सिस में 7, देखिए यहाँ पर x का मान 7 है तो पहले जाएंगे 7 कहाँ है भाई, यहाँ पर है। फिर यहाँ y में भी 7 है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया। इसको भी जो आप 7 7 करके यहाँ पर इसका निर्देशांक, ये 7 7 क्या है, निर्देशांक हो गया उसका। क्लियर?
अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ x का मान -7 है और y का मान 5 है, तो x का मान -7 किधर है, ये यहाँ पर है, यहाँ नहीं होगा। x का मान -7, x का मान जब -7 था तो y का मान कितना था 5, तो -7 x पर आए, 5 जाएंगे y एक्सिस पर, तो 5 भाई ऊपर होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आया। अब इसका निर्देशांक क्या चाहिए होगा, -7 और 5, तो 3 पॉइंट आपको मिल गया। अब ये जो तीनों पॉइंट है आप एक सीधे में क्या कीजिए दोस्तों, मिला दीजिए और एक ही सीधे में होंगे भी। अगर नहीं हो रहे हैं तो भाई अब गलती कर रहे हैं। अरे सीधा हो जाना यार, किस तरह से करें समझ में ही नहीं आता ही भाई। इस तरह से दोस्तों गलत गलत। चलिए हाथ से ही करते हैं। इस तरह दोस्तों जो है सो आपको लाइन मिलेगा। मतलब जो ये समीकरण है, जो पहला समीकरण जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये समीकरण एक्चुअली ये वाला लाइन है। आप स्केल से जब मिलाइएगा एकदम सीधा एकदम लाइन, सरल रेखा ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। हम अपने हाथों से किए हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा ही होगा, लेकिन आपको समझना है स्केल से जब इस पॉइंट को देखिएगा तो एक ही सीधे में रहेंगे, 100% है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब ये समीकरण 2 में देखिए दोस्तों, x का मान 6 तो y का मान 0। पहले चलते हैं x के मान 6 में, पहले x वाला में जाना है। 6 कहाँ गया भाई, 6 यहाँ पर है, x एक्सिस में 6 यहाँ पर है, तो y का मान कितना है, 0 है भाई। y के मान 0 मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे, मतलब एक पॉइंट तो यहीं पर है जिसका नाम 6 और 0 रहेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर क्या है, 3 - 1 है, 3 - 1, तो 3 क्या है, x का मान है, तो 1 2 3 यहाँ आया। फिर यहाँ दोस्तों y का मान -1, तो भाई -1 y के लिए नीचे है, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मिला जिसका नामकरण 3 - 1 होगा। उसके बाद 0 - 2 है, यानी x का मान 0 है भाई, 0 x और y के लिए यहीं पर होता है, और -2 किसके लिए, y के लिए, तो y के लिए -2 तो यहाँ पर होगा, यानी 0 - 2। ओके, अब दोस्तों ये जो तीनों लाइन है क्या करेंगे, हम ऐसे करके से मिला देंगे। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इस तरह से दोस्तों एक्चुअली ये जो समीकरण होते हैं ना वो इस तरह से रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 कंडीशन आपको बताए थे कि भाई ये जो समीकरण है वो या तो प्रतिच्छेद कर सकते हैं, कट सकते हैं, या फिर समांतर रह सकते हैं, या फिर इस तरह से रहेंगे। अच्छा, आपसे हम सवाल पूछते हैं दोस्तों कि ये जो यहाँ पर दोनों ये जो लाइनें हैं, जो सरल रेखाएं हैं, क्या ये दोनों किस तरह से रहेंगे, इस तरह से रहेंगे या इस तरह से या इस तरह से, बताइए तो थोड़ा सा। मतलब कि प्रतिच्छेद करेंगे या फिर समांतर रहेंगे कि संपाती रहेंगे। अगर आपका आंसर समांतर आ रहा है तो भैया गलत है भाई। यहाँ पर ये रेखाएं जो प्रतिच्छेद करेंगे भाई देख सकते थोड़ा सा टेढ़ा है, और अगर हल्का सा भी टेढ़ा रहे तो वो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा, ये तो फिक्स है, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा। ऐसा नहीं समझना कि अरे लग रहा है कि समांतर है, सब जगह समान अंतर लग रहा है वाला नहीं। यहाँ पर हम पूरा ग्राफ के द्वारा आपको समझाए हैं, लगने वाला यहाँ बात नहीं है। हालांकि लाइन सीधा हो, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों पैरेलल तो नहीं हो सकते, क्योंकि इधर चौड़ा है तो थोड़ा पतला है, थोड़ा सा और ये लाइन को बढ़ाएंगे आगे तो कहीं ना कहीं सट जाएंगे जा करके, है कि नहीं। ये सब चीज़ें समझना है। चलिए दोस्तों, हम ग्राफ के द्वारा निरूपित कर दिए, बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। यहाँ पर कहा भी गया था कि इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये वाला बीजगणितीय रूप था और ये वाला ग्राफीय रूप था, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब ये सब में थोड़ा सा हम तेज ही लाएंगे, ठीक है। बोलेगा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप कीजिए या फिर ग्राफीय विधि बोलिए, ग्राफीय रूप बोलिए, दोनों सेम चीजें हैं। जैसे पहले क्या चीज लिखा हुआ था, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैसे लिखा था, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, और यहाँ पर लिखा गया है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीजें, ज्यामितीय और ग्राफीय सेम चीजें हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला काम है मानना है। क्या मानना है कि भाई यहाँ पर 3 बल्ला है, 6 गेंदे मिला करके 39 रुपये में खरीदा जा रहा है। फिर बाद में जो है एक बल्ला और साथ में 3 गेंदे जो हैं 1300 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं
कि भाई एक बल्ला का दाम x रुपया है, एक गेंद का दाम इतना रुपया है, तो फिर जो है चीज़ें 3900 और 1300 में दिखा देंगे, समीकरण मिल जाएगा, फिर उसको ग्राफीय रूप में दर्शा देंगे। तो लिखेंगे माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तथा एक बल्ला और गेंद है ना, एक गेंद का मूल्य बराबर में y रुपया है। तो स्थिति 1 प्रश्नानुसार इस तरह से सिंपली लिख सकते हैं, स्थिति 1 में क्या होगा दोस्तों, यहां पर बोला गया 3 बल्ला, जब एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का कितना होगा भैया, 3x होगा। जैसे 1 रुपया का दाम मतलब एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 5 गुने 5। या फिर एक कॉपी का दाम 10 रुपया है तो 3 कॉपी का दाम कितना होगा, 10 गुने 3। तो यहाँ पर दोस्तों एक बल्ला का दाम x है तो 3 बल्ला का कितना होगा, 3x गुना कर दिए। प्लस में साथ में गेंदे भी खरीदी गई थी 6 गेंदे। अब एक गेंद का दाम हम y रुपये माने हैं तो 6 गेंदा का हो जाएगा 6y बराबर में। जब हम सभी प्राइस को ऐड किए तो यहाँ पर भाई उस कोच को कितना रुपया लग गया था, 3900 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, 3900। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया 3 है 6 है, यहाँ पर कॉमन कुछ जा रहा है, तो कॉमन जा रहा है तो इसको काट छट के हटाइए दीजिए। x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2y, कॉमन ले लिए 3, ओके, बराबर में यहाँ पर 3900 आ गया। ये 3 यहाँ काटेंगे तो 1300 कुल मिला करके रहेगा, यानी x बराबर में 2y बराबर में 1300 रहेगा। ये हो गया समीकरण 1। अब स्थिति 2 दोस्तों, ये तो स्थिति 1 का था। स्थिति 2 में क्या हुआ है, इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। स्थिति 2 में क्या हुआ है उस चीज़ को भी आप देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर जो हम काट दिए हैं थोड़ा सा यहाँ पर अनकम्फर्टेबल होगा समझाना, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा बता देंगे हम आपको। यहाँ पर दूसरा बाद में उसने एक और बल्ला मतलब कि 1 गुना x यानी कुल मिला करके x, क्योंकि एक बल्ला का दाम x है, प्लस में उसी प्रकार की 3 गेंदे यानी कि कुल मिला करके 3y बराबर में कितना लग गया था, 1300 रुपया लग गया था। तो ये हो गया समीकरण 2। अब आपको लग रहा होगा कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 तो भाई सेम है, और जब सेम है तो ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे तो भैया तो कहाँ एक ही रेखा होगा कुल मिला करके। दोस्तों यहाँ पर हम इसको काटते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर काट नहीं रहे तो गलत है, नहीं, काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रोचक लगेगा, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर अभी नहीं काटते हैं। इसी को मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए हम इसी को ना, समीकरण 1 जो है ऊपर वाला को ही मान लेते हैं। अगर मान के चलिए हम काटते नहीं तो आपको तो पता नहीं चलता, आपको लगता है हाँ यहाँ 3x है प्लस 6y 3900 है, यहाँ x प्लस 3y बराबर में 1300 है, आपको पता तो नहीं चलता। तो समझिए आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, आपको ये दोनों समीकरण में पता नहीं चल रहा है कि दोनों सेम समीकरण है, सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया गया है दोनों तरफ 3 से, बस यही फर्क है। चलिए अब इस स्थिति को दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में हम दर्शाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास 2 समीकरण है, 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है, ये पहला समीकरण है। और एक है x प्लस में है 2y बराबर में 1300 है, इसको मान लीजिए समीकरण हम 2। समीकरण 1 के लिए सारणी, यहाँ क्या है दोस्तों, 3x प्लस में 6y बराबर में क्या चीज़ है, 3900। तो 3x बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा, 3900, 6x जो है ये 6y हो गया। तो x बराबर में क्या चीज़ हो गया, 3900 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही होगा, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है क्या, एकदम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जब इसका आप ये करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कतें होंगी, लेकिन उस दिक्कतों का भी समाधान है। देखिए 2 पॉइंट भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 के लिए सारणी क्या है, समीकरण 2 में क्या है, x प्लस 2y बराबर में 1300 है। अच्छा थोड़ा सा लेफ्ट साइड लिखते हैं,
x प्लस में क्या चीज़ है 2i बराबर में है 1300, तो x बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा 1300 माइनस में क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों 2y। ओके, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, x और y का बनाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने स्वेच्छानुसार जो आपको मन करता है वो चीज़ लीजिए। मान के चलिए हम y के जगह पर 100 ले लिए, y के जगह पर सपोज कीजिए यहाँ 100 ले लिए, तो 100 को गुना 6 से करेंगे तो हो जाएगा 600 कुल मिला करके। तो y के जगह पर 100 लिए तो यहाँ हो गया 600। अब 3900 में से 600 घटाएंगे तो बचेगा 3300। अब 3300 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1100 कुल मिला करके, तो ऊपर में 1100 लिख दीजिए। या फिर मान के चलिए हम y के जगह पर ले लिए 200, क्या ले लिए 200, तो 6 दूनी हो जाएगा 1200। अब 39 में 1200 घटाइए तो बचेगा 2700। अब 2700 को 300 डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा कितना 9 3 27 यानी कि 900 बचेगा, x का मान हो जाएगा 900। अब मान के चलिए दोस्तों y के जगह पर आप ले लिए 300, क्या ले लिए 300, तो हो जाएगा 6 3 1800। अब 3900 में से 1800 घटाइए तो 19 और 2 21 बचेगा 2100, और इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो कुल मिलाकर के यहाँ 700 आएगा। ओके, एकदम ऐसा लेना है कि एकदम सिंपल आवे, और वहाँ पर जो हम ग्राफ में मानेंगे 100 का डिफरेंस रहेगा। ओके, तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आप y की जगह पर सपोज कीजिए ले लिए 200, क्या ले लिए 200, या फिर मान के चलिए हम 300 ले लिए, y की जगह पर हम 300 ले लिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 1300 में अगर 600 घटाएंगे तो बचेगा कितना 700 बचेगा, है कि नहीं। अब मान के चलिए y की जगह पर आप ले लिए 400, तो 4 दूना 800 हो जाएगा। y की जगह पर लिए आप 400, ठीक है, और 4 दूनी 800 हो जाएगा, और ये जाएगा तो 500 बचेगा कुल मिला करके। इस तरह से जो है आप y का मान अपने से रखिए तो x का मान अपने निकाल जाएगा, यही बात है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को जो है समीकरण में दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है ये x एक्सिस है, और ये जो है दोस्तों y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस जो है एकक सौ का है। एक बात ध्यान में रखना है, डिफरेंस जो है एकक सौ का है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सबसे पहला समीकरण में क्या है दोस्तों, x इक्वल टू 900 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गया 900। x का जब मान 900 है तो y का मान 200 है, तो ऊपर में जाएंगे 1 2 यहाँ आएंगे, एक पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, इस पॉइंट का नाम 900 और साथ में 200, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ x का मान 700 है, 1 2 3 4 5 6 7, और y का मान कितना है 300 है, मतलब 1 2 3, ये यहाँ आएगा। ये क्या चीज़ है 700 और 300, निर्देशांक इसका हो गया। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट मिल गए। अब ये दोनों पॉइंट में क्या करना है, स्केल आराम से बैठा करके और ऐसे करके एकदम सीधी रेखा जो है सो खींच देना है। ठीक है, जहाँ तक लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओहो, यहीं पर दिक्कत होता है यार, क्या बोला है। ऐसे करके दोस्तों जहाँ तक ये रेखा जाएगी वहाँ तक जो है सो आपको खींच देना है। तो ये हो गया समीकरण 1 का रेखा। समीकरण 1 का तो हुआ ही। अब चलते हैं ये दूसरा समीकरण में। यहाँ देखिए x का मान 700 है, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर y का मान 300, मतलब देखिए कुल मिलाकर के यही पॉइंट मिला आपको। फिर देखिए x का मान लिए हम 500, 1 2 3 4 5, तो y का मान कितना है 400 है, 1 2 3 4, मतलब कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो दोनों रेखाएं हैं ना, जो दोनों रेखाएं हैं एक्चुअली यहाँ पर संपाती हैं, एक ही रेखा है कुल मिलाकर के, इसीलिए ये जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रहा है। ये ऐसे करके जाएगा यार, थोड़ा सा ऐसे करके जाएगा। ओके, तो यहाँ जो x का मान 500 था, 1 2 3 4 5, और y का मान 400, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। जब अब मान के चलिए एक यहाँ पर मिला, क्या चीज़ मिला 500 और एक मिला 400, और एक मिला 700 और 300, और जब दोनों को मिलाएंगे तो कुल मिला करके यही, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक्चुअली एक ही रेखाएं हैं। क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि संपाती रेखाएं वही रेखाएं होती है जब जो एक इक्वेशन है
वो किसी दूसरे इक्वेशन का मल्टीपल में हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्चुअल में रियल में इक्वेशन यही था, रियल में इक्वेशन यही है, लेकिन क्या किया गया है यहाँ पर देखिए कि 3 से दोनों तरफ मान के चलिए, इसी में अगर हम 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी बराबर की इधर भी बराबर की इधर भी, तो 3x हो जाएगा और 3 यहाँ 9y हो जाएगा, बराबर में 13 39 हो गया। देखिए कुल मिलाकर के समीकरण बना कि नहीं बना, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें, यानी जो भी इसका मल्टीपल होगा वो समझिए वही रेखा होगा, ठीक है, एक ही रेखा होंगे। मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेखा वही रहता है, मल्टीपल से कोई नहीं फर्क पड़ता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए, तो संपाती कब होगा, किस कंडीशन में होगा, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको जानकारी मिल गया होगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर बोला गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बस एकदम वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल कंडीशन चेंज है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर में x रुपया है, ठीक है, इतना मान सकते हैं, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर में y रुपया है, इतना तो आप मान ही सकते हैं। अब प्रश्नानुसार स्थिति 1, 2 केजी सेब है। अब यहाँ 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये माने हैं, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x, प्लस में 1 केजी अंगूर, अब 1 केजी अंगूर का माने है y है, तो यहाँ प्लस में y हो जाएगा, बराबर में कितना लगा था 160 रुपये, देखो 60 हो गया, ये हो गया समीकरण 1। अब स्थिति 2 देखिए दोस्तों, स्थिति 2 देखिए यहाँ पर 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो 4 केजी का हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 2 केजी अंगूर यानी कि हो जाएगा 2y का मूल्य कितना हो गया था 300 रुपया हो गया था। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले करके देखिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पर y बचेगा, बराबर में यहाँ 300। अब यहाँ पर डायरेक्टली काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 150 आया, यानी कि 2x प्लस में y बराबर में 150। ये दोनों समीकरण सेम नहीं है, सिंपल सी फंड है, ठीक है। ये 2x, हाँ, ये 2x प्लस में y इज इक्वल टू 160 है, और यहाँ 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 है। ये हो गया समीकरण 2। दोनों अलग अलग समीकरण है, तो अलग अलग ही आएगा, ठीक है। जो सरल रेखाएं होंगी वो अलग अलग होंगी, ये 100% है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों समीकरण को क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 160, ओके। और ये है समीकरण 1, और समीकरण 2 में क्या है, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए जो कुछ भी है यहाँ डायरेक्ट ले देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है, तो यहाँ x बराबर में या फिर y बराबर, यहाँ y बराबर लीजिए, ठीक है, और इसको इधर धकेल दीजिए, तो 160 माइनस में क्या चीज़ हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करके क्या कीजिए, टेबल बनाइए, ऐसे करके टेबल बनाइए x और यहाँ पर y, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस में y बराबर में हो जाएगा 150। तो यहाँ दोस्तों y का मान ही निकालिए, 150 माइनस में हो जाएगा 2x। यहाँ पर इसी तरह से दोस्तों टेबल बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही बिंदु लेंगे काफ़ी है, ठीक है, रेखा खींचने के लिए 2 ही बिंदु काफ़ी होता है, यहाँ x और y। अब यहाँ x का मान अपने से रखिए तो y का मान अपने से निकलेगा, ठीक है, x का मान अपने से रखिए तो y का मान अपने से निकलेगा। जो भी आएगा यहाँ पर पुट करिएगा और ऐसा ऐसा मान रखिएगा, ताकि भाई जो भी हम ग्राफ बनावें वो ज़्यादा जटिल ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर इसको y अक्ष है और ये वाला x अक्ष है, ठीक है, ये वाला x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। अब उस तरह से 2-2 पॉइंट करके दर्शा दीजिएगा, जहाँ जहाँ आएगा ऐसे करके खींच दीजिएगा, हो गया ग्राफ रूप में प्रदर्शित, ठीक है। वीडियो को हम क्यों लंबा करें, ये सब तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आपको कठिन लग रहा है तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ों को, कोई यहाँ दिक्कत थोड़ी ना होना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर x है, x की जगह पर आप मान के चलिए 50 रख दें, क्या रख दिए 50, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है। जैसे x की जगह पर आप रख दिए 50, तो 50 दूनी 100, तो यहाँ y का मान हो गया 60। अगर मान के चलिए यहाँ पर रख दिए 60, x की जगह पर रख दिए 60, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, 160 में से 160 में 120 जाएगा
तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अरे भाई यहाँ रख दिए x के जगह पर 60, तो 60 दूना हो गया 120, 140 में से 120 जाएगा तो 160 में 120 जाएगा तो 40 बचेगा, है कि नहीं। और यहाँ पर शुरू में कैसे था, x यहाँ 50 रखा, 50 दूनी 100 हो गया, तो y का मान 60 आया। तो इस तरह से यहाँ पर रख दिए। अब इसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप डिफरेंस लीजिएगा 10-10 का लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इधर भी, ठीक है। तो उस तरह से फिर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर तो बता ही दिए कि 10-10 का डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर भी जो है सब रख सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए 50 रख दिए तो 50 दूनी 100 हो गया। फिर यहाँ x का मान, y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरह करके रखिएगा, ग्राफ खींच दीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर दोनों क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। बाकी बस सब कुछ बता ही दिए हैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कमेंट करके बता दीजिएगा यार, फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, इसको घुसड़िए देंगे, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया एकदम सेम टू सेम में सब कुछ तो बता ही दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको क्या चाहिए वो भी हमको बताइएगा, ताकि हम भी थोड़ा सा आपसे सजेशन ले पाए, क्योंकि सजेशन बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट से सजेशन लेना अति आवश्यक है हर टीचर के लिए, एक मेरा ही लिए ना, ठीक है। जो शिक्षक स्टूडेंट का सजेशन ले करके भी अगर फैसला ले तो वो भी बहुत बेटर होता है, क्लियर। कुछ लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहा था, सर आप क्लास 10 वाला वीडियो डालिए, इसलिए सोचे कि चलो यार थोड़ा पढ़ा ही देते हैं यार, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, और ऐसा नहीं क्लास 10th वालों के ही लिए केवल ये फ़ायदेमंद होगा, सभी क्लास के लिए होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।